अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने पहले हमज़ा शहबाज से मुलाकात की और आज आसिफ अली जरदारी से उन्होंने मुलाकात की। लगता ऐसे है कि आइंदा इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल रखे हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने की बातें की जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप और काफ लीग के साथ हाथ मिलाकर आइंदा इलेक्शंस के लिए ख़ुद को तैयार कर रही है क्या? दूसरी तरफ हुकूमत ने आइंदा माली साल में बजट खसारे को पूरा करने के लिए विफाकी काबीना से बड़े हवाई अड्डे और कौमी शाहराहों को गिरवी रखवाने के लिए इजाज़त मांग ली है। इस इक़दाम के तहत विफाकी हुकूमत को 18 खरब रुपए का कर्ज हासिल होगा। गिरवी रखे जाने वाले असासों की फहरिस्त में 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को शामिल किया गया है। इस पर तो यकीनन ये कहना बनता है कि यादे माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, क्योंकि यही पीटीआई थी जो माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी को असासे गिरवी रखने पर तनकीद का निशाना बनाती थी और आज वक्त ने इसे भी इसी मोड़ पर लाकर खड़ा किया है कि माली खसारे से बचने के लिए हुकूमत ने कौमी शाहराहें गिरवी रखने के लिए विफाकी काबीना से इजाज़त मांगी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमत के इस वक्त 2 बड़े इश्यूज़ हैं जिन पर हुकूमत काम कर रही है और अपोजिशन से बात करने की कोशिश भी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना। इंतखाबी इस्लाहात को लेकर हुकूमत तो संजीदा नज़र आ रही है, मगर ना तो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए तैयार है और ना ही इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिया गया है। बहुत से हुकूमती रहनुमा तो कहते हैं कि आए अपोजिशन हमारे साथ आकर इस पर बात करे, लेकिन अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। जबकि इंतखाबी इस्लाहात को ही लेकर इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत की मुखालिफत करता हुआ नज़र आ रहा है और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात की 13 शिक्कें आइन के मुतसादिम करार दी हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर सबसे पहले एतराज़ किया गया था। नाजरीन, अगर सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं तो लगता ऐसे है कि वफाक ने सिंध और बिलखुसूस कराची पर नज़रें जमाई हुई हैं। पहले फवाद चौधरी साहब कराची गए, फिर शहबाज गिल साहब वहाँ पहुँचे। दोनों ने सिंध हुकूमत पर खूब तनकीद की। फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन जानती है कि अगले 5 साल भी इमरान खान की हुकूमत होगी। यही वजह है कि अपोजिशन इंतखाबात में तरमीम के बिल पर बात करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में NFC अवार्ड के तहत सिंध को 16 से 1700 अरब रुपए दिए, मगर सिंध की आवाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, बल्कि वो पैसे दुबई और लंदन के महलात खरीदने के लिए इस्तेमाल हुए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की और कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने खुद इलेक्शन लड़ना है तो अपनी सियासी जमात बना ले। कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, लिहाजा इस्लाहात के हवाले से इलेक्शन कमीशन नहीं पूछ सकता। शहबाज गिल ने भी सिंध हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और उनका कहना था कि कराची की आवाम ने हमें मैंडेट दिया, इसलिए वहाँ की आवाम के लिए आवाज़ हम उठाते रहेंगे और सिंध हुकूमत से इसका जवाब भी लेंगे। सिंध की आवाम को पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। विफाक की तरफ से यही आवाज़ आती है हमेशा। सिंध हुकूमत को हर सूरत में 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। हुकूमती वज़रा की इस बयानबाजी के बाद इसके रद्द-ए-अमल में सिंध हुकूमत भी सामने आई। मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत पर खूब तनकीद की। शहबाज गिल की तनकीद से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर कमेंट करने के लिए शहबाज गिल 2 चाहिए और बदकिस्मती से हमारे पास ऐसे बंदे नहीं हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पर भी तनकीद की और कहा कि आपका काम गलियाँ और नाले साफ़ करना नहीं है, बल्कि आप हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स दें जैसे आपने पंजाब में दिए। वफाकी हुकूमत मोटरवेज़ बना रही है मगर हमारे सूबे में नहीं बना रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, FIA भी मुतारिक हो चुकी है और इसने भी शहबाज शरीफ को तलब किया हुआ है। रमज़ान शुगर मिल्स के 25 अरब रुपए के केस के हवाले से सवाल और जवाब के लिए आज शहबाज शरीफ ने FIA में हाज़िरी दी, जबकि शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर हमें एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ही इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से APC भी तलब कर रखी है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमती वज़रा आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए ही करवाने पर बज़ेद हैं और वो ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का जो कानून है ये मंजूर हो, ताकि 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो भी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। अपोजिशन इससे क्यों भाग रही है, इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब,
जरदारी साहब की आज मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। ज़ाहिर माजी में आप लोगों के इत्तेहादी भी रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म रहे हैं। कोई ख़ास एजेंडा इस मुलाकात का था, कोई ख़ास मिशन था? क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, तरीन ग्रुप नाराज़ है, फिर काफ लीग के ये इत्तेहादियों की अपनी नाराज़गियाँ मामलात सामने आते रहते हैं। फिर इस सिनेरियो में ज़ाहिर है फिर इस मुलाकात की अहमियत भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या कोई आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए कोई मामलात तय करने की, कोई इत्तेहाद बनाने की कोई ख़ास मिशन था, मकसद था इस मुलाकात का सर? बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आपने ठीक फरमाया कि वो हमारे साथी थे, इत्तेहादी रहे, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनके साथ जरदारी साहब ने बड़े तल्ख हालात के बाद एक लिजाम डेवलप किया जो बहुत अच्छा तरीके से अच्छा रिलेशन चला। इस वक्त वो हुकूमती इत्तेहादी हैं और शुजात साहब बीमार थे तो वह बिलावल साहब खुद उनकी इयादत करने तशरीफ ले गए। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ये तो कायम रहता है। बाकी जब सियासी लीडरशिप इकट्ठी होती है तो वो किसी भी बहाने इकट्ठे हो तो वह सियासी बातें तो जरूर होती हैं, और आज अगर दो लीडर इकट्ठे हुए हैं तो सियासी बातें जरूर हुई होंगी। कोई एजेंडा था या नहीं था, मुझे तो नहीं है कि कोई एजेंडा था, क्योंकि मैं वहां नहीं था, मैं तो अपने हल्के में हूँ। लेकिन एजेंडा नहीं भी था तो यकीनन सियासी बातें हुई होंगी, और उन सियासी बातों में हुकूमत वक्त के हालात हुए होंगे, इनके जो हाथों पाकिस्तान के अवाम का हाल हुआ पड़ा है उस पर बहस हुई होगी। और जरदारी साहब ने अमकानी तौर पे उन्हें कहा होगा कि आप इत्तेहादी हैं, आप इस हुकूमत को समझाइए या इनकी जान छोड़िए। और चौधरी साहब ने, उनकी जमात ने बहुत सारे मौके पे, अभी रिसेंटली जो असम्बली के अंदर हाल किया पीटीआई ने, उसके ऊपर बड़ा शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, और महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर, और उनकी एक कदीम नाराजगी है पहले दिन से इनके साथ। उसका इजहार बार बार होता रहा। कई दफा वो वजीर आजम के खाने पे नहीं गए, फिर वजीर आजम साहब को चल के उनके घर जाना पड़ा, फिर कोई थोड़ा बहुत सीज फायर हुआ, फिर दोबारा वो हालात हो गए, और चौधरी साहब ने कोई इसमें कुछ भी छुपा के भी नहीं रखा। तो इन हालात में जरदारी साहब भी पंजाब में जाके बैठे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में अपना जो ग्राउंड था उसको रीगेन करना है। मैं बात करने लगी हूँ आपसे कि जाहिर है ये तो बात हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, 6 से 7 सीटें हैं आप लोगों की। तो माजी में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए आप समझते हैं कि अगर ये गठजोड़ होता है तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि नून लीग से तो आप लोगों की ज़ाहिर है नाराज़गी है पीडीएम के मामलात के बाद, तो टफ टाइम दिया जा सकता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर ये इत्तेहाद चलता है, बनता है अगले इलेक्शंस में? देखिए, नून लीग तो खुद अपने तई एक जमात है और उनका अपना एक इत्तेहाद मौजूद है, हमारे साथ उनके इख्तलाफात हैं। न भी होते तो शायद हम अपने अपने जगह पे इलेक्शन लड़ते, क्योंकि हमने कोई इलेक्टोरल अलायंस तो डिक्लेयर किया नहीं था पीडीएम को, और वो बड़ी जल्दी में थे कि पीपल्स पार्टी अलग हो और एएनपी अलग हो, पता नहीं उनको हेस्ट क्या थी। लेकिन वो खुद इस हुकूमत को चलता करना नहीं चाहते। उनके बहुत सारे लीडर बशमूल मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शाहिद खान साहब, राना तनवीर साहब, जुबैर उमर साहब, बहुत सारे और लोग भी, वो बार बार कह चुके हैं कि हम चाहते हैं ये हुकूमत 5 साल चले, हम चाहते हैं कि हमें ये सूट करते हैं, हम इनको क्यों हटाएं, लाइक दिस। लेकिन इमरान खान को वो घर भेजना चाहते हैं, विफाक को चलता करना चाहते हैं, और पंजाब में नहीं भेजना चाहते। वो कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम चाहते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा ना कि मेरा बस चले तो ये हुकूमत 5 साल चले, तो ये बस चलने की बात है कि ये हुकूमत, अगर पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाती है तो अगले हफ्ते के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की मतलब खुद डिसॉल्व हो जाती है, वो गायब हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहे तो वो बेहतर जानते हैं कि वो नहीं करना चाह रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी बहरहाल अपने तई, हम तो एक स्ट्रगल में थे, और इलेक्शन का जब माहौल बनता है तो उस इलेक्शन के माहौल के अंदर ही आप अपनी कमजोरियां दूर कर पाते हैं ना। स्मूथ चलते हुए हुकूमतें चल रही हो, असम्बलियां चल रही हो, अभी एक होता है किसी भी तरह की हुकूमत हो तो उसने लोगों को एक ट्रांस किया होता है कि ख्वाब दिखाए होते हैं, तो लोगों के ख्वाब भी तोड़ दिए पीटीआई ने, वो भी हकीकत सामने आ गई, मुस्लिम लीग की भी हकीकत सामने आ गई, और पीपल्स पार्टी ने अपना मैदान रीगेन भी करना है, ये बात भी बड़े वाजे है। लिहाजा लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख भी रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबको एक बहुत बड़ा स्टेप जो है उसको क्रॉस करना है, और वो है इंतखाबी इस्लाहात का मसला जो है। जाहिर है तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो धांधली से पाक हों,
धांधली नहीं होनी चाहिए, किसी तीसरे इदारे की जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अब शहबाज शरीफ साहब तो APC का एजेंडा उन्होंने तय किया है कि इंतखाबी इस्लाहात पे उन्होंने उसमें डिस्कस करना है। आपको नहीं लगता पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां पर ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए? इंतखाबी इस्लाहात, EVM का है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का राइट हो, पार्लियामेंट से हटकर इन चीज़ों को कैसे तय किया जा सकता है? कायरा साहब, बात तय करने की नहीं है, वो मुशावरत की बात कर रहे हैं कि हम सारी अपोजिशन की जमातें जिनको हुकूमत ने कंसल्ट नहीं किया और इंडिसेंट हेस्ट में हुकूमत ने ये लेजिस्लेशन की, एक दिन में 21 कवानीन पास कर दिए कौमी असेंबली से, हाँ। और कोई सारे रूल सस्पेंड करते हुए अपोजिशन की अदम मौजूदगी में, लिहाजा हुकूमत का इरादा जो है वो नजर आता है कि क्या है, उसके ऊपर वो अपनी सारी जमातों की राय लेना चाहते हैं। एक अच्छा अमल है, लेकिन तो आप लोग तो PTM का हिस्सा नहीं है, आप लोग कहाँ खड़े हैं? मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, हमारे दौर में जब लेजिस्लेशन हुई तो वो रिकॉर्ड था। एक 18वीं तरमीम जो थी, 103 आर्टिकल अमेंड हुए आइन के, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन को एम्पावरमेंट हो या इलेक्टोरल लॉज में तब्दीलियां हो या ID कार्ड का इंट्रोडक्शन हो या नादरा के जरिए लिस्टों का बनना हो, इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी हो, ये सारे फैसले पीपल्स पार्टी के दौर में सारी जमातों के साथ इत्तेफाक राय से हुए। इसी तरह बाकी लेजिस्लेशन भी यकीनन पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप बहस करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्पॉयलर्स होते हैं, आप उनसे बचते हुए पार्लियामेंट के अंदर ही जो जमातें हैं उनके साथ, उनके हेड्स के साथ मशावरत कर लेते हैं और उस मशावरती अमल में कोई रुकावटें नहीं आती और सबके अच्छे ख्यालात को उसमें संभाल लिया जाता है। मौजूदा हुकूमत का ये रवैया नहीं है। अगर लेकिन मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, बेहतर क्या है, हुकूमत के साथ बैठ के मुशावरत करना या बेहतर ये है? कल शहबाज गिल साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे और हुकूमत तो ये कह रही है, गिल साहब भी कल ये कह रहे थे ऑपोजिशन ने बात नहीं करनी, ना करें, हम लोग ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, जैसे पहले भी हमने बहुत से मामलात में ऐसे किया, तो हम लोग इसको मंजूर करवा लेंगे। तो आप लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं आएगा ना। गुजारिश है कि शहबाज गिल साहब हो या कोई और साहब हो, उनकी क्या बात होगी, क्या हैसियत होगी जब वजीर आजम अपोजिशन को गालियां देने, जब वजीर आजम अपोजिशन को बजट की किताबों से मारने और उसके मशवरे दे रहे हो, जब वो लोग जो टीवी पे जाके अपोजिशन को गालियां देते हैं उनको शाबाशियां दे रहे हो, तो ये जो आपके साथ बैठ के प्रोग्रामों में हमारे कुछ साथी कहते रहते हैं ना, उनके PTI के, उनकी कोई बात नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो कौन सा बंदा होगा जो वजीर आजम से ओवरकम करके और अपोजिशन से बात कर लेगा? स्पीकर साहब बड़ी दफा ट्राई कर चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर करके थक गए, क्योंकि अपोजिशन तो मान लेती है, वजीर आजम को कौन मनवाएगा? इस जमात के अंदर है कि किसी की हैसियत के वो वजीर आजम को हुकूमत कह चुकी है अगला इलेक्शन EVM के जरिए ही होगा। हुकूमत नहीं कह चुकी, फवाद चौधरी साहब कह गए, वजीर आजम कह चुके। नहीं, वजीर आजम क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब कोई हैसियत नहीं है किसी की, कोई हैसियत नहीं है किसी की। वजीर आजम क्या कह रहे हैं, उनका रवैया क्या है, तो जाहिर है बाकी सब कहानियां। वो फिर हुकूमत की पॉलिसी है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़रा उनके अंडर हैं, जो वजीर आजम कहेंगे, वजीर आजम जो कहेंगे वो चलेगा, या शहबाज गिल साहब या फवाद चौधरी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, चौधरी साहब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वजीर इत्तलात हैं, लेकिन उनकी बात चलेगी या वजीर आजम का रवैया प्रिवेल करेगा? तो आप लोग क्या करेंगे अगर ज्वाइंट सेशन में बुला के और ये मंजूर करवा लेते हैं और वो शिकें और वो सारी कानून साजी हो जाती है जिस पर आप लोगों को एतराज है? क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हमारा काम क्या है, हम क्या कर सकते हैं? बंदूकें उठा के जाएंगे? नो। हम कोई वहां पे डंडे उठा के जाएंगे? नो। हम पाकिस्तान के अवाम के सामने ये मुकदमा रखेंगे, इनके अज़ाइम रखेंगे, मीडिया के जरिए रखेंगे, पार्लियामान के जरिए रखेंगे, हत्तुल अमकान इनका रास्ता रोकेंगे, इनके इत्तेहादियों को कन्विंस करेंगे, इनकी जमात के अंदर जो ग्रुप्स है उनको कन्विंस करेंगे। यही हमारा काम है जो आईनी और कानूनी तौर पे है। और कैसे रोका जा सकता है? और कोई बंदूकें लेके तो नहीं रोका जाता ये काम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने सरकारी असासे गिरवी रखकर भारी कर्ज लेने की मंजूरी दी है। सरकारी असासों को गिरवी रखकर आइंदा माली साल में 1800 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा उमूर अंदलीब अब्बास साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपका। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपको भी याद होगा माजी में इमरान खान साहब तनकीद किया करते थे नून लीग की हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कि मोटरवे, हवाई अड्डे ये लोग गिरवी रख कर जो कर्जे लेते हैं, कर्ज ये लोग लेते हैं, भुगतना आवाम को पड़ता है, आवाम की जेबों से जाता है। अब क्या आप लोग अपनी हर चीज़ से, हर पॉलिसी से यू टर्न लेके करते वही हैं जो नून लीग ने अपनी हुकूमत में किया होता है या पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में किया हुआ होता है? और हमें तो ये पता चल रहा था कि मैशियत संभलने लगी है, हमारा इस बार इतना बजट खसारा नहीं होगा, तो अब बजट खसारे को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो माजी की तनकीद, क्या वो तनकीद गलत थी या जो आज आप लोग कर रहे हैं ये ठीक करने जा रहे हैं आप लोग? शुक्रिया शाजिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये आप समझ जाएं कि हमें एक हुकूमत मिली जो कर्जों से लदी हुई थी। हमने 24 अरब कर्जा लिया जिसमें से 20 अरब वापस किया, 20 अरब डॉलर, क्योंकि जो सूद है आपको पता है ना कि 13 अरब से वो 30 अरब तक गया। अब जब हम आए थे आपको भी पता है कि ये सब कुछ गिरवी भी था, सब कुछ था, और हमने इनके कर्जे वापस करने थे। और इनके कर्जे वापस, क्योंकि कर्जा बहुत बड़ा था तो ऑब्वियसली बड़े कर्जे लेके उनको वापस करने थे। पहले साल में तो जब हम आए हमारे पास तो सिवाय जाके सऊदी अरेबिया से मांगने के इनके कर्जे वापस करने थे। अब चूंकि इन कर्जों के साथ इन्होंने ऑलरेडी ये एसेट्स जो हैं वो अटैच किए हुए थे कि जी ये एक एश्योरेंस है, तो हमें उन्हीं कर्जों के ऊपर जब उनको री रोल करते हैं तो हमें उन्हीं शराइत पे जाना पड़ेगा। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, आपने देखा भी होगा इस दफा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें पाकिस्तान बदतरीज जो है हर साल उसका डेट जो इंक्रीज है वो कम होता जा रहा है। हमें 9 अरब देना पड़ा, फिर 6 और इस दफा सिर्फ 3 अरब। सो हम आहिस्ता आहिस्ता इन अदर वर्ड्स ये माजी की हुकूमतों का ही तसलसल है जिसको आप जारी रखे हुए हैं। जी ऑब्वियसली अगर आपके पास ये कर्जे हैं और आपने उनके सूद पे आपने वापस करने हैं तो फिर आपने वही जो शराइत चल रही हैं उन्हीं के ऊपर करने हैं। जब ये कर्जे वापस हो जाएंगे और इंशाल्लाह वापस हो जाएंगे क्योंकि ये कम होते जा रहे हैं। माजी में ये तो बोझ अगर आवाम पर पड़ता था, आवाम की जेब से इन कर्जों का पैसा निकलता था, तो अब भी तो आवाम की जेबों से निकलेगा ना। लेकिन आप देखें ना रेशियो कम हो गया। अगर आप एक घर लेती हैं और उस पे पिछले 10 साल से बेशुमार कर्जा है, तो आप जब अपनी कमाई शुरू करती हैं आहिस्ता 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 वो कर्जा लेना शुरू होती हैं, 5वें 6ठे साल जाके वो पे ऑफ होता है। तो उसके बाद फिर आपने जो आपके ऊपर पेनल्टीज पड़ी होती हैं उसके बाद आप शुरू होते हैं। तो अभी तो हम वो जो सूद है जो इन्होंने लिया हुआ था उसी को वापस दे रहे हैं। हुकूमत कैसे चलाते हैं हम? हुकूमत चलानी थी तो हमें ऑब्वियसली फिर कैसे हम IMF के पास गए हैं? इसीलिए गए हैं, हम तो हुकूमत में आए थे जब इतने कर्जे वापस करने थे और अभी हुकूमत शुरू भी नहीं हुई थी। लेकिन अगर ना करते तो दिवालिया हो जाता। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो IMF में भी हमेशा जाने के मुखालिफ रहे, फिर आप लोग गए। शुरू में तो खैर कंफ्यूज थे, जाना है नहीं जाना, फिर फैसला हुआ है जाना है। और अब आपके जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है ये भी, इनको भी रियलाइजेशन हुई है कि IMF के पास जाने से ही मईशत का जो इतना ख़राब हाल है ये IMF के पास जाने से हुआ। ऑल्दो बड़े माहिर मौशियात बहुत लोग कहते थे कि IMF के पास जाना मईशत की बहाली का हल नहीं है, जिसको अब रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब। देखिए बात क्या है, कोई हुकूमत जो है IMF के पास खुशी से नहीं जाती। जब आप कर्जों में डूबे हुए हैं, आप हमने क्या किया, सऊदी अरेबिया के पास गए, सब इनके कर्जे, हम तो अभी आए थे, उसको अगर ना अदा करते, आपको पता है ना कि यही तो मैं आपको कहती हूँ, आप सोचें, ये कहते हैं ग्रोथ 5.5% थी, लेकिन वो ग्रोथ क्या थी जिसके अंदर आप दिवालिया हो रहे हैं, जिसके अंदर मूडीज ने आपको नेगेटिव कह दिया है, जिसके अंदर आप अगर कर्जे नहीं देते और आपके पास सिर्फ 2 महीने के रिजर्व्स हैं तो आप बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो तो वो डॉलर आपका 250 पे चला जाता। थोड़ा तो अब इनका गन साफ करें।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मुलाकात की जरदारी साहब से परवेज़ इलाही साहब ने, क्या आपको लग रहा है कि कोई गठजोड़ होने जा रहा है ऐसे माहौल में जब तरीन ग्रुप सामने आया हुआ है, इत्तेहादियों के नाराज़ होने के बार बार मामलात सामने आते हैं, फिर ऐसे में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब आप लोगों के इत्तेहादी जरदारी साहब से जब मिलते हैं, चंद रोज़ पहले हमजा शहबाज से मिले, कोई लग रहा है कोई नया प्लान तरतीब देने जा रहे हैं ये सब लोग मिलकर 2023 के इलेक्शंस के लिए? शाज़िया देखें, ये हर बंदे को बिल्कुल फ्रीडम है कि वो जिससे मर्जी मिले, और उनके पुराने ताल्लुकात भी हैं, वो हुकूमत में भी इकट्ठे रहे हुए हैं, और उनके अगर कोई और इरादे भी हैं तो वो भी वो हक है वो उसमें करने के लिए। हमने तो बड़ा क्लियरली कह दिया हुआ है कि हमारा ये मौक़िफ़ ये है कि हमने ये हमारे पास पहले बजट है, उसके बाद एक 2 इयर्स का बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही जिसको कहते हैं मोटिवेटिंग टारगेट है, हम उस पे लगे हुए हैं। हमारे इस कारवान में बिल्कुल ये सब शामिल है। पास करवा लेंगे आप लोग? बजट तो खैर इंशाल्लाह आप देखना मेजॉरिटी से पास होगा, उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इनकी अपनी चॉइसेस हैं, ज़रूर मिलें जिनको मिलना चाहते हैं। हम इस बारे में नहीं, हम अब फोकस्ड हैं अपने टारगेट्स पे। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इंग्लैंड का दौरा था वो कुछ मुश्तरका एजेंडा बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका, ख़ासकर कुछ नवाज शरीफ साहब के मामलात पर कहा जा रहा था कि जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बात करने के लिए राज़ी नहीं है, उनकी तो दावत थी कि आए जो मैच है यहाँ पर वो देखते हैं इकट्ठे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए सिर्फ मैच के लिए जाना उनके लिए काफ़ी नहीं था, वो चाह रहे थे कि बात करें नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी, जबकि बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि वो कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है और वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये दौरा मुलतवी हुआ। कितनी सच्चाई है इस खबर में? मेरे ख्याल है ये क्या सराइयाँ हैं, क्योंकि कभी भी दौरे ऐसे नहीं होते, दौरों के बड़े जामे एजेंडाज होते हैं। डेफिनेटली अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एग्रीमेंट्स हैं इन सब पे बात होती, लेकिन चूंकि इस वक्त बजट है और आगे बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन और उसकी बहुत ज़्यादा फोकस है, तो वो डेट्स पे अग्रीमेंट नहीं हुई। हो सकता है अगले महीने दो महीने बाद दोबारा ये दौरा हो, तो इन सारी बातों को डिस्कशन में ज़रूर आएंगे और ज़रूर इन पे मुकम्मल और जामिया किस्म के एजेंडे के साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक की रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा उमूर अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या मज़ीद रखने के लिए FATF का अहम जो वर्चुअल इजलास है ये पेरिस में शुरू हो चुका है। 21 से 25 जून तक जारी रहने वाले इस 5 रोज़ा इजलास में FATF पाकिस्तान के लिए अपने तजवीज़ करदा 27 नुकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लेगा, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या रखना है इसका फैसला होगा। जबकि पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मुकम्मल पुरुमीद है। पाकिस्तानी हुकाम जहां FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक हुकूमती कारकर्दगी पर बड़े सेटिस्फाइड हैं, वहीं इस माह के शुरू में FATF के ज़ैली इदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने भी अपनी जायज़ा रिपोर्ट पर पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है इसको अप्रिशिएट किया। 2 जून को जारी होने वाले एशिया पैसिफिक ग्रुप की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान FATF की 40 तकनीकी सिफारिशात में से 31 पर अमल दरामद कर चुका है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने सिफारिशात पर अमल के लिए 14 वफाकी और 3 सूबाई कवानीन में तरमीम भी की। अब सवाल ये है कि क्या FATF पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों और मुतादिद नुकात पर अमलदारी को अपने इजलास में मद्देनज़र रखेगा और पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, या ये मामला एक बार फिर से आलमी सियासत की नज़र हो जाएगा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं
दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, थैंक यू। जनरल साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक वाज़ेह स्टैंड लिया हुआ है उन्होंने अब अफगानिस्तान की पोजीशन पर कि मज़ीद हम किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। 2 दिन पहले जो उनका इंटरव्यू आया उसमें भी उन्होंने वाज़ेह किया, आज उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में एक मजमून लिखा उसमें भी उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान मज़ीद किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा और अस्करी जो हल अगर निकालने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान उसकी भी मुखालिफत करेगा। अब पाकिस्तान का डट कर खड़े हो जाना, फिर अड्डे हवाई अड्डे अपने स्पेसेस देने का भी मामला है कि पाकिस्तान अपने अड्डे दे, स्पेसेस दे, उस पर भी पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि पाकिस्तान माजी वाली गलतियां जो है वो नहीं दोहराएगा जिसका हम बहुत ज़्यादा खुमियाजा भुगत चुके हैं। तो अब दूसरी तरफ हमारे लिए चैलेंज है FATF का, जिसका आज से इजलास शुरू हो चुका है। आपको लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान को खींचने की कोशिश की जाएगी, अपने मुतालिबात मनवाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो अमेरिका को अपने अड्डे देने की बात हो या FATF का मामला हो? शाजिया थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक FATF की बात है, जितना आपने उसके शुमारियात बता दिए हैं, जितने इक़दामात पाकिस्तान उठा चुका है, जिन जिन शराइत और तकाज़ों को वो पूरा कर चुका है, जिधर लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी, जहाँ बैंकिंग रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, वो तकाजे तो पाकिस्तान बहुत हद तक 90% से ज़्यादा पूरे कर चुका है। अब देखना ये है कि अगर ये तकनीकी एतबार से अगर वाकई कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग का था, टेरर फाइनेंसिंग का था, तो उस पर तो पाकिस्तान ने बिल्कुल बड़ी भारी कदम लगा दी है और अब इस तरह के कोई भी फॉल्स अकाउंट या मनी डिस्ट्रीब्यूशन या गलत हाथों में रकूम का जाना मुमकिन नहीं रहा। तो अगर तकनीकी एतबार से हुआ तो फिर तो पाकिस्तान क्वालिफाई करता है कि उसको निकाल दिया जाए लिस्ट से। लेकिन जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि अगर इसको सियासी रंग देना है और ये एक दफ़ा फिर आलमी सियासत की शिकार होता है और पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इन कंडीशनैलिटीज़ के बावजूद अगर मुआशी दबाव में रखना है तो फिर बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान को मज़ीद कुछ शराइत देकर ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, जिससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। वो मजीद शराइत मजीद क्या बनवाने के लिए हो सकती हैं? मजीद शराइत जिनका आपने जिक्र किया, शराइत तो एक ही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने अड्डे दे दे, पाकिस्तान CIA बेस्ड ऑपरेशनल बेसिस यहाँ प्रोवाइड करते, जहाँ से CIA अफगानिस्तान के अंदर काइनेटिक यूज कर सके और दहशतगर्द बकौल उनके जिनको वो दहशतगर्द समझते हैं उनके खिलाफ वो ऑपरेशन कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, अगरचे ये कोई फॉर्मल फोरम नहीं था, एक इंटरव्यू था और दूसरा जो आर्टिकल है वो भी अखबार में लिखा गया है, अभी तक फॉर्मल डायलॉग अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस मौजूआत पे नहीं हुआ। जेस्चरिंग हुई, इनडायरेक्ट मैसेजिंग हुई, पल्स फील करने के लिए एक जर्नलिस्ट को लॉन्च किया गया, तो बड़े खूबसूरती से पाकिस्तान ने उसको प्रीएम्प्ट करते हुए अपना उसूली मौक़िफ़ बयान कर दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान उसूल पर कोई समझौता नहीं करेगा, पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी की कीमत नहीं लगाएगा और जो निहत्ते अफगान हैं उनके कत्ल में अब वो पार्टनर या शरीक नहीं बनेगा। और वो बड़ा वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं और इस पर बहुत बात हो चुकी है कि अगर वो 20 बरस अफगानिस्तान में बैठने के बाद, वहाँ पे 5 एयर बेसिस रखने के बाद, ड्रोन स्ट्राइक्स जब चाही जहां चाही वो की और 2 लाख अफगानों को, इनोसेंट अफगानों को मैं कहूंगा शहीद करने के बाद अगर वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सके तो अब मुल्क से निकल जाने के बाद उन्हीं लोगों से डायलॉग करके, आपके शहीद के लफ्ज़ से मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, मैं वो भी पूछ ही लूं। उसामा बिन लादेन के बारे में ये पॉलिसी वाज़ेह क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो शहीद है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जब सवाल किया जाता है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, इस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। एक वाज़ेह और यक ज़ुबान वाली पॉलिसी क्यों नहीं है? दहशतगर्द है तो है। देखें शाजिया, इसमें 2-3 बातें होती हैं। पहली बात यह है कि शहादत का सर्टिफिकेट देना, हिंदू भी अपने जो उनके सोल्जर जंग में मारे जाते हैं उनको इंडिया भी शहीद कहता है।
बाकी तमाम मज़ाहिब भी अपने उन लोगों को जो वतन की खातिर जंग देते हैं उनको शहीद कहता है। उसामा बिन लादेन वो आदमी है जिसने अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए न सिर्फ फंडिंग की, वो अमेरिकन ग्रेजुएट था, अमेरिका से आया और एक ज़माने में अमेरिकन का चहेता फंड रेजर और फाइटर होता था। हाँ। जिसने यहाँ आके तंजीम साजी की, अपने रिसोर्सेज लगाए और यूएसएसआर को निकालने के लिए अफगानों की आज़ादी की जंग लड़ी। तो एक तरफ अफगान है, उनका वो शहीद है, उनका दूसरों का टेररिस्ट होगा। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या है सर? देखिए, हमारे मुल्क की पॉलिसी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस पे राय डिवाइडेड है। कुछ लोग समझते हैं कि वो एक जायज स्ट्रगल कर रहा था और वो जो दहशतगर्दी अमेरिका में हुई थी 9/11 की, उसमें वो शरीक भी नहीं था, उसके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं थी, और अगर ऐसा होता तो वो उसको गिरफ्तार करके मुकदमात भी चला सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे एलिमिनेट करना ही बेहतर समझा है। सही। तो ये एक बहस तलब मामला है, इस पे कोई हतमी राय दी नहीं जा सकती। सही। आखिरी सवाल, मोदी का ऑल कश्मीरी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला, महबूबा मुफ्ती उन्हें भी जो है ना वो दावतनामा मिल गया है, फारूक अब्दुल्ला को भी मिल गया है, और इनकी तरफ से आज ये खबर भी आ रही थी कि उस पर शरीक भी होंगे, इनका शरीक होने का फैसला है। क्या आपको लगता है कि मोदी कश्मीर में कुछ नया करने जा रहा है? कुछ नया नहीं करने जा रहा, उनको वो अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। जो महबूबा मुफ्ती ने बात की, जो फारूक अब्दुल्ला ने बात की, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं, बात करेंगे। बल्कि महबूबा मुफ्ती ने तो बड़ा दो टोक कहा कि अगर आप अमेरिका तालिबान के साथ, जिनके खिलाफ वो 20 साल जंग लड़ता रहा है, अगर उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सकता है तो आप हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ बैठकर इंडिया बात क्यों नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने जो आज़ादी है, जो अपना स्टेटस है, उसकी कीमत लेने नहीं जा रहे हैं, हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जितना हिंदुस्तान पर इस वक्त दबाव है, उनकी सुप्रीम कोर्ट भी जुर्रत नहीं कर सकी उसके हक में या उसके खिलाफ फैसला देने में। अमेरिका का भी प्रेशर हो सकता है कि अमेरिका को हमारी जरूरत है अफगानिस्तान से इज्जत से निकलने के लिए, एक सेफ एग्जिट चाहिए उन लोगों को, और वो उस तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। इसका जिक्र इमरान खान साहब ने अपने उस इंटरव्यू में भी किया है। हाँ। कि अगर अमेरिका नेकनियती से अपना इन्फ्लुएंस यूज करे तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। तो उस पर पूरी दुनिया की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर बड़ा भारी दबाव है, जो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन को बुलडोज करके इसको अपने यूनियन टेरिटरी में शामिल किया है, ये तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स की बहुत वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इस दबाव की वजह से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपना फैसला वापस लेने पर सोच रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब, दिफाई तज्जियाकार मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लाहौर के दीनी मदरसे में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर मुआशरे में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। मंजर आम पर आने वाली मुबैना वीडियो जिनसी तशद्दुद से मुतालिक है, जो एक ऐसा अमल है जिसके बारे में कुरान और हदीस में भी वईद सुनाई गई है। ताहम इस किस्म की जो कभी हरकत अगर एक ऐसे शख्स से मुर्तकिब हो जो कि ना सिर्फ आलिम दीन हो बल्कि मुफ्ती के मनसब पर भी फायज हो, तो इसकी संगीनी में और भी इजाफा हो जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मस्जिद या मदरसे के अहाते में पेश आए तो गम और गुस्से में और भी इजाफा हो जाता है। रेप के वाक़यात मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में पेश आते रहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं, मगर ऐसी जगह पर वाक़या पेश आना जहाँ से दीन इस्लाम फैलाया जाता है तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को दीन की तालीम से रोशनास करवाने के लिए कैसे हिम्मत करें कि ऐसे मदरसों में भेजा जाए जहां ऐसी बदफेली होती है बच्चों के साथ। मुफ्ती अब्दुल अजीज़, जिन्हें अब मुफ्ती कहने को भी दिल नहीं करता, उनसे मुतालिक जो नाकाबिले बयान वीडियो मंजर आम पर आई है वो नेशनल टीवी चैनल पर चलाने के ज़ाहिर काबिल नहीं है।
इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, मगर मुआशरे का एक तबका इस वाक़े को मजहब से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये एक इनफरादी अमल है और एक नफ्सियाती बीमारी में मुलविस शख्स की बदकिरदारी का मामला है जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ और उसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया हो। उम्मीद है कि एक स्पीडी ट्रायल के साथ इस केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाएगा ताकि मुआशरे का जो एक जत्था है जिसे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने का मौका मिला है, इन सब की ज़ुबानें बंद हो जाएं। इस मौके पर मजहबी सियासी जमातों के सरबराहों को भी उलमा के साथ मिलकर एक वाज़े बयान जारी करना चाहिए ताकि मदारिस को बदनाम करने वाले अफराद पर यह वाज़े हो जाए कि बदफेली का इर्तिकाब करने वाले किसी भी शख्स को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और मदारिस का जो इमेज है ये भी शफाफ हो जाए ताकि मुंबर व महराब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का जो प्रोपेगंडा है, इसको जो साजिश है, इसको नाकाम बनाया जा सके। मुझे ज्वाइन करें मजहबी स्कॉलर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। अल्लामा साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या वो जो वीडियो मंजर आम पर आई मुफ्ती अब्दुल अजीज़ की, आपको नहीं लगता कि एक वाज़े पॉलिसी अब बननी चाहिए? अब जो वालिदैन हैं उनका भी जो एतमाद है, भरोसा है, ये बिल्कुल ही उठता जा रहा है। ये कोई ज़ाहिर है कोई पहला वाक़या भी नहीं है जो किसी मदरसे में ऐसा पेश आया हो। ना जाने रोज़ कितने जो बच्चे हैं वो इस तरह बदफेली का शिकार होते हैं, फिर उनके जो माँ बाप हैं वो इज़्ज़त की वजह से चुप कर बैठ जाते हैं और इस तरह। ये तो पहला वाक़या जो मीडिया पर आ गया और सोशल मीडिया पर आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से। क्या स्ट्रेटजी है कि जो मदारिस का जो माहौल है वो इस कदर ज़बरदस्त हो कि माँ बाप को अपने बच्चों को भेजने पर किसी किस्म का शक व शुबा ही ना रहे? देखिए, बुनियादी तौर पर बात है कि इसमें कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है वालिदैन के लेवल पे, कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है मदारिस के लेवल पे या एजुकेशनल इदारों के लेवल पे। जहाँ तक वालिदैन की मैं समझता हूँ तरजीहात की बात है, उनमें पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि दूर दराज के इलाकों में मदरसे में भेजने की बजाय वो उन इलाकों में अपने बच्चों को तलीम दिलवाएं जहाँ वो खुद लोकली सेटल्ड हैं। मसलन लाहौर के वालिदैन लाहौर में किसी मदरसे में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, कराची के लोग कराची के मदरसे में भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप डीजी खान के इलाके से या तुरबत के इलाके से लाहौर पढ़ने के लिए आते हैं तो अल्टीमेटली वो बच्चा जो है, अगर कोई मनफी जहन का शख्स मदरसे में मौजूद हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मौजूद हो तो उसको थोड़ा इस बारे में ना एक नेगेटिव रास्ता मिल जाता है कि इसको परसू करने वाला या इसकी बैक करने वाले जो वालिदैन वो बड़े दूर हैं। तो वो इस चीज़ का जो है ना, उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग या जो शैतानी सोच होती है उसे तहरीक मिलती है, तकवीत मिलती है। एक तो इस लेवल के ऊपर जो है ना हमारे वालिदैन को जहाँ जहाँ वो सेटल्ड है उनको उस इलाके के मदरसे को तरजीह देनी चाहिए। दूसरी बात है, मदरसे की इंतजामिया और उस्तादों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान क्लोज कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। हम ये बात समझते हैं कई अच्छे स्कूल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो वालिदैन के साथ जो है मंथली मीटिंग्स करते हैं, 3 माह की मीटिंग करते हैं, टेलीफोनों के ऊपर एक दूसरे से रब्ता रखते हैं। तो आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन आपस में इंटरेक्शन या टेलीफोनिक रब्ता या वालिदैन की उनके साथ इंटरेक्शन जो है ये बड़ी जरूरी है। तो मैं ये बात समझता हूँ कई वालिदैन जो होते हैं अपनी मुआशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इस हद तक गुम हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम जो उनको अटेंशन देनी चाहिए, जो तवज्जो देनी चाहिए, उसको सही तौर पर मैनेज नहीं कर पाते। ये बात किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है ना ह्यूमन लेवल के ऊपर हमारी अपनी औलादें हैं। अगर अपनी औलादों को पूरी टेंशन नहीं देते, उनको पूरा फोकस नहीं करते, उनको परसू नहीं करते, तो मैं ये बात समझता हूँ ये नेग्लिजेंस है बहुत बड़ी हमारे पार्ट के ऊपर। वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे सिक माइंड जो लोग हैं, अब इनको क्या कहें, फिर इनको नफ्सियाती बीमारी का नाम दे दिया जाता है। ऐसे लोगों की तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। आपको लगता है कि इन मुफ्ती साहब को वाकई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? ताल्लुक है इस्लाम के नैरेटिव का, हमें ये बात बिल्कुल क्लियरली पता है कि कौम लूत का वाकया कुरान में 20 मरतबा मेंशन हुआ है। उनके अल्लाह ताला ने उनके हीनियस क्राइम के समाज से संगबारी की थी। तो शादीशुदा जानी के लिए जो संसार की सजा मुकर्रर की गई है, दर हकीकत इसका जो है ना रेफरेंस मैं समझता हूँ जो असास या जो उसकी फाउंडेशन है वही कौम लूत के ऊपर होने वाली आसमान से पथराव वाली बात है। तो मैं ये बात समझता हूँ कोई भी क्राइम का इर्तिकाब करे, हम पहली प्रायोरिटी के ऊपर ये बात कहते हैं जिसने इस क्राइम का इर्तिकाब किया उन्हें कड़ी सजा बल्कि सजाए मौत मिलनी चाहिए। और इस मसले के अंदर किसी किस्म का जो है ना कोई कंप्रोमाइज, इसके अंदर किसी किस्म का कोई जो है ना इस केस को जो है ना नजरअंदाज करने वाली बात या ओवरलुक करने वाली बात या अंडरमाइन करने वाली बात किसी भी तौर पर नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर्स जी प्लीज बोलिए। मैं आपको यकीन दहानी इस बात की करवाता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ
कि मुल्क की तमाम मजहबी जमातें, हाँ उनका ताल्लुक किसी मकतब फिक्र के साथ हो, इस वक्त इस मसले पे एक पेज के ऊपर है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने इस बारे में बड़ी मजबूती है जो वाल चाहिए है वो हर मसलक के आलम दीन ने बकाया तौर मुझे अप्रिशिएट भी किया है और मुझे एंडोर्स भी किया है। तो मैं ये बात समझता हूँ जो सिख माइंडेड लोग होते हैं वो चाहे किसी कॉलेज के अंदर हो, चाहे किसी तलीमी इदारे के अंदर हो या किसी मदरसे के अंदर हो, हाँ ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब मदरसे में इस तरह का वाक़या होता है इंसान उसकी ग्रेविटी को इसलिए बहुत ज्यादा महसूस करता है कि उनकी एसोसिएशन हमारी स्पिरिट के साथ है, हमारे कायद के साथ है, नबीजात के साथ है। लेकिन फिर भी आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि सिख माइंडेड किसी एक बंदे या दो बंदे या 5 या 10% बंदों की बुनियाद के ऊपर पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजहबी स्कॉलामा अब्तसाम इलाही ज़हीर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।